सही विकल्पों का मतलब क्या है, ये मल्टीपल चॉइसेस है। तो ऐसे में 10 अंक है, वहां पर आप देख सकते हैं, मतलब एक एक सही उत्तर के लिए 1 अंक। निंदा करना भी जो मतलब दूसरों के बारे में बुराई करना, सिर्फ कुछ लोग इंटेंशनली मतलब जानबूझकर करते हैं और कुछ लोग जो है सिर्फ मजाक करते हुए दूसरों की निंदा जो है करते हैं। परिवार पर या फिर उसके अपनों पर कभी विपदा मतलब आपत्ति मतलब मुसीबत आएगी तो वही स्त्री दुर्गा माँ भी बन सकती है, रणचंडी भी बन सकती है, या फिर राक्षसों के खून पीने वाली महाकाली भी बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम प्रथम पीयूसी की हिंदी नमूने का प्रश्न पत्र जो है उसे देखेंगे, मतलब जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। आज के इस सेशन में हम प्रथम पीयूसी के लिए मतलब फर्स्ट पीयूसी हिंदी क्वेश्चन पेपर जो है किस तरह रहता है और कितने अंक के लिए रहेगा, कैसे आपको उसमें उत्तर जो है लिखना है, ये सभी जो है सबके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। चलिए देखेंगे। देखिए पहले प्रश्न पत्रिका में यहाँ पर ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं 2023-24 का ही है, तो कुल 80 अंक के लिए जो है यहाँ पर प्रश्न पत्रिका जो है रहेगा। तो ऐसे में कुल कितने यहाँ पर 39 मतलब 39 क्वेश्चंस जो है रहेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम पीयूसी हिंदी क्या है, सब्जेक्ट कोड 3 करके है, फिर यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का एक समय जो है यहाँ पर रहता है। तो ये यहाँ पर कुछ 2 सूचना जो है आपको देते हैं क्वेश्चन पेपर में। पहले यहाँ पर कुछ सूचना, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन मतलब समय कितना है, कुल अंक कितना है, तो ये सभी देने के बाद देखिए यहाँ पर आपको रहता है ये पेपर कोड है आपको, ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर यहाँ पर सूचना जो है देकर रहते हैं। तो पहली सूचना ऐसी है कि सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में लिखना आवश्यक है, मतलब सभी का उत्तर जो है पर हिंदी में ही आपको लिखना है। और फिर देखिए प्रश्नों की क्रम संख्या लिखना अनिवार्य है। दूसरी सूचना क्या दी गई है यहाँ पर, प्रश्नों की क्रम संख्या मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर डालना बहुत ही जरूरी है। उसमें भी फर्स्ट में, सेकेंड में, और उसमें भी ई करके जो रहता है, या फिर 1 2 3 उसमें भी जो रहता है, सब कुछ क्वेश्चन नंबर ठीक से डालना बहुत ही जरूरी है। तभी आपको आपके लिखे हुए उत्तर का यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर ठीक से डाला है तो उसी के अनुसार आपको आपके लिखे हुए सही उत्तर का अंक जो है मिलेगा। अगर आपने सिर्फ उत्तर अच्छे से लिख दिया है, कहीं पर आप भूल गए हो या फिर ठीक से आपने नहीं लिखा हो क्वेश्चन नंबर, तो क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए अच्छे से पहले क्वेश्चन नंबर जो है लिखना है, फिर बाद में उत्तर जो है आपको लिखना है, और मार्जिन के इस तरफ जो है क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर बाद में उत्तर आपको क्या है मार्जिन के उस तरफ लिखते जाना है। इसे अच्छे से याद में रखिएगा। चलिए देखेंगे अभी फर्स्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में ना अ करके है। देखिए मैंने यही कहा कि अ जो भी है फर्स्ट में है, अ है, उसमें 1 का उत्तर है, तो ऐसे यहाँ पर आपको उत्तर लिखते जाना है, तभी आपको अच्छे से अंक जो है यहाँ पर मिलेगा। तो फर्स्ट में आ में निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनकर लिखिए करके दिया है। सही विकल्पों का मतलब क्या है, ये मल्टीपल चॉइसेस है, तो ऐसे में 10 अंक है, वहां पर आप देख सकते हैं, मतलब एक एक सही उत्तर के लिए 1 अंक। कुल इसमें 10 प्रश्न रहते हैं, तो मल्टीपल चॉइसेस है, वहीं पर ऑप्शन भी रहता है, उसमें सही उत्तर चुनकर अगर आप लिखते जाएंगे तो एक एक सही उत्तर के लिए 1 अंक। किस तरह इस मेन में जो है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 10 अंक प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए पहला प्रश्न इस तरह पूछा गया है, इसके बावजूद कुछ रोगी कूच कर जाते हैं, दिल का दौरा और एंजाइना के संदर्भ में रेखांकित शब्द का अर्थ है। मतलब यहाँ पर डेफिनेशन लिया गया है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, लेसन में है, दिल का दौरा और एंजाइना पार्ट है। देखिए दिल का दौरा और एंजाइना पार्ट से लिया गया है, उसमें जो यहाँ पर लिखा गया है कि इसके बावजूद कुछ रोगी कूच कर जाते हैं, उसका अर्थ क्या है करके यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। क्या है, एक तो प्रस्थान करना, मर जाना, चले जाना, कुछ करना। देखिए ज्यादातर बच्चे अगर सब अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो ही इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप दे सकते हैं, क्योंकि कूच करने का अर्थ एक्चुअली क्या है, यहाँ पर चले जाना है। तो ऐसे में मगर इस पार्ट में अर्थ क्या है, इस पार्ट में अर्थ है मर जाना। क्यों, क्योंकि ये दिल का दौरा जब पड़ता है तब किस तरह रोगी को इलाज दिया जाता है उसकी एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में यहाँ पर लिखते हैं कि पहले उन्हें क्या है, अगर बहुत ही सीरियस हार्ट अटैक जो है उन्हें हुआ है तो आईसीयू में रखेंगे, ऑक्सीजन मास्क सभी डालकर क्या है यहाँ पर डॉक्टर की कड़ी निगरानी में रखेंगे, और जो भी दवाई जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो करते रहेंगे। इसके बावजूद कुछ रोगी कूच कर जाते हैं करके एक्सप्लेन दिया है, मतलब कुछ लोग मर जाते हैं करके, सभी करने के बावजूद भी कुछ लोग जो है मर जाते हैं करके यहाँ पर अर्थ है। तो नेक्स्ट है, नालायक कहानी में पुलिस की गाड़ियां आई थी। कितनी गाड़ियां आई थी नालायक कहानी में, पुलिस की 2 गाड़ियां आई थी।
है ना, पुलिस की 2 गाड़ियां आई थी। नेक्स्ट, राष्ट्र का स्वरूप में वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्र का सुखदायी रूप है सुख से जीवन बिताना, संस्कृति का विकास, माता के प्रति अनुराग, समन्वय युक्त जीवन। तो ये भी जो है संस्कृति के बारे में। देखिए, राष्ट्र के स्वरूप पाठ में यहाँ पर राष्ट्र के प्रमुख स्वरूप के लिए प्रमुख 3 अंग के बारे में बताते हैं। एक तो क्या है पर भूमि और जन और संस्कृति, है ना। तो संस्कृति के बारे में एक्सप्लेन करते हुए अंत में यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि क्या है, समन्वय युक्त जीवन ही, मतलब समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है करके वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, समन्वय युक्त जीवन। तो नेक्स्ट देखिए, अल्लमा प्रभु के अनुसार चाह है कंचन, कामिनी, लालच, माया। ऑप्शन ए कंचन दिया है, ऑप्शन बी यहाँ पर 2 के लिए लालच दिया है, फिर कामिनी, फिर माया। तो यहाँ पर क्या है, अल्लमा प्रभु जी के अनुसार क्या है यहाँ पर, चाह का अर्थ यहाँ पर क्या है, लालच है। देखिए, इसमें उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं स्त्री माया है, मगर स्त्री भी माया नहीं, या फिर कामिनी मतलब है पर स्त्री है। तो कंचन दिया है, कंचन मतलब सोना, लोग कहते हैं ना सोना माया है करके, तो सोना भी माया नहीं, और मिट्टी माया है करके कहते हैं, मिट्टी भी माया नहीं है। तो क्या है फिर माया, जो आपके सामने जो चाह है वही माया है। तो उसके अनुसार चाह का अर्थ यहाँ पर क्या है, लालच। वो आप में लालच रहता है, कोई सुंदर स्त्री को देखने पर क्या है, उसे पाना है, ये आपकी लालच है। एक्चुअली उस स्त्री में माया नहीं है, या फिर वो स्त्री माया नहीं है, क्या है, जो लालच अगर आप पे होगा तो क्या है यहाँ पर, वहां माया जो है होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि चाह मतलब यहाँ पर लालच। देखिए, इस बार बहुत ही ट्विस्ट करके प्रश्न जो है पूछा गया, या फिर पार्ट के अंदर से सभी प्रश्न पूछा गया है। आज तक क्या होता था एक्चुअली फर्स्ट पीयूसी या फिर सेकंड पीयूसी में, जो नोट्स में, मतलब जो टेक्स्ट बुक में एक लेसन होने के बाद जो क्वेश्चंस देते थे वही क्वेश्चन ज्यादातर आपको दिया जाता था, सिर्फ एक्सेप्ट ग्रामर जो है उसे छोड़कर बाकी जो सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस देते हैं ना, वही, एक्स्ट्रा तो ज्यादा नहीं देते थे, 99% नहीं देते थे। मगर इस बार यहाँ पर आप देख सकते हो पाठ के अंदर से सभी सेंटेंस लेकर सभी जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इसीलिए आपको पाठ को भी अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पूर्ण रूप से यहाँ पर तैयारी करना परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। सिर्फ नोट्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। रसकान के सवई में गोपी सिर पर धारण करना चाहती है, मतलब क्या धारण करना चाहती करके ना, तो क्या धारण करना चाहती है, गुंज की माला, मोर के पंख, पीताम्बर, लकड़ी। क्या है आंसर, मोर के पंख। श्मशान कहानी के आधार पर मनुष्य सबसे अधिक प्रेम करता है, किससे मनुष्य यहाँ पर सबसे अधिक प्रेम करता है, वो किसके आधार पर, श्मशान कहानी के आधार पर। उसमें क्या दिया गया है वो लिखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से, माता पिता से, पत्नी से, अपने आप से, दूसरों से। क्या अपने पत्नी से ज्यादा प्यार करता है, या फिर अपने माता पिता से, या फिर कोई और दूसरों से? नहीं, क्या है एक्चुअली आंसर, अपने आप से। लास्ट में यहाँ पर पहाड़ी श्मशान से कहती है, देखिए तुम जैसे सोचते हो वैसा नहीं है, जो मनुष्य दूसरों को इतना प्रेम कर सकता है वो सोचो खुद को कितना प्रेम नहीं करता होगा। एक्चुअली उसे अपने आप से प्रेम है, तो खुद को खुश रखने के लिए वो दूसरों से प्रेम करता है, इसीलिए करके, तो अपने आप से। सिलिया कहानी में प्रतिष्ठित साहित्य संस्था ने सम्मानित किया, हेमलता को, सुकेशी को, सिलिया को, आनंदी। लास्ट में लेसन में किसको सम्मानित करता है यहाँ पर प्रतिष्ठित संस्था, सिलिया को। नेक्स्ट देखिए, देखो अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि देखना चाहते हैं अपनी आकांक्षा, अपनी मायूसी, दूसरों की अभिलाषा, अपनी रुकी हुई अभिलाषा। देखिए यहाँ पर किसकी अभिलाषा मुझ पर आकर रुकती है, देखो अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा करके, मतलब दूसरों की उम्मीद, मतलब क्या है, दूसरों की अभिलाषा आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए 9th वन, प्रतिभा का जन्म इससे नहीं होता, मतलब इसमें नहीं होता करके यहाँ पर दिया। तो किसमें, निरंतर कष्ट सहने की ताकत में, संघर्ष निरत साधक में, दिवा स्वप्न कल्पना विस्मय में, या फिर यातना सहने की ताकत में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको कविता अच्छे से पता है तो क्या है, यहाँ पर कहते हैं एक्चुअली प्रतिभा किसमें रहती है, प्रतिभा बोली करके स्टार्ट करते हैं ना, प्रतिभा बोली मैं रहती हूँ निरंतर कष्ट सहने की ताकत में, यातना सहने की ताकत में, और संघर्ष निरत साधक में, असीधारा व्रत में करके, मतलब इस सब में एक्चुअली प्रतिभा जो है रहती है। तो किसमें नहीं रहती है करके दिया है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर बाद में उत्तर जो है यहाँ पर आपको ढूंढ कर लिखना है। तो किसमें नहीं रहती, एक्चुअली इन तीनों में रहती है। जो एक्चुअली प्रतिभा मतलब क्या है पर टैलेंट, जो यहाँ पर बहुत ही मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उनमें जो है पर टैलेंट रहता ही है। तो इसीलिए किसमें नहीं रहती, दिवा स्वप्न कल्पना विस्मय में। सिर्फ कल्पना करने से आपको टैलेंट नहीं आएगा,
है ना, या फिर सिर्फ दिवा स्वप्न मतलब दिन में सपने देखने से कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए कष्ट जो है उठाना पड़ेगा, निरंतर साधना प्रैक्टिस जो है करना पड़ेगा, तभी जो है प्रतिभा जो है आपको मतलब टैलेंट जो है आप में आएगी करके। नेक्स्ट देखिए, तुम आओ मन के मधुर मीत मुस्कुराए मेरी मधुर प्रीत। पंक्ति में कवि डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति का कहना है कि मतलब यहाँ पर उस कविता की पंक्तियों को देखकर उसका अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं करके। देखिए, मधुर मित्र के आने से मेरा मधुर प्यार मुस्कुराने लगेगा, मित्र के मुस्कुराने से मेरा प्यार जाग जाएगा, मित्र और प्यार दोनों मुस्कुराएंगे, मन और मधुर मित्र दोनों कवि को प्रिय है। देखिए, तो ऑप्शन इतने सारे यहाँ पर दिया, तो एक्चुअली में आंसर क्या है यहाँ पर, फर्स्ट वन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तुम आओ मन के मधुर मीत मुस्कुराए मेरी मधुर प्रीत। तुम आओ मतलब बुला रहे, मधुर मीत को क्या है, मधुर मित्र के आने से क्या है, मेरा मधुर प्यार मुस्कुराने लगेगा, मुस्कुराए मेरी मधुर प्रीत करके। तो इस तरह जो है यहाँ पर आपको सोचकर अच्छे से ऑप्शन चुनना है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर टिक किया, आपको क्या करना है, ऑप्शन चुनकर क्वेश्चन नंबर 10 करके लिख के फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है 1 करके लिख के जो आंसर है आपको लिखना पड़ेगा, अच्छे से नीट से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, आ मतलब फर्स्ट में ही यहाँ पर अभी आ है। कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक से 5 अंक है। तो यहाँ पर बच्चे जो है आसानी से अंक प्राप्त करें, इसलिए ऐसे सभी जो है आपको देते हैं। तो अच्छे से थोड़ा सा देख समझ कर उत्तर जो है आपको लिखना है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर रहता है, देखिए आपको। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन है, क्वेश्चन नंबर देखो 11 करके आपको लिखना है। तो फिर आपको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करके दिया है ना, तो ये लिखकर बाद में ऑप्शन जो है लिखना है। अगर बेटर है आप अच्छे से लिख सकते, तेजी से लिखेंगे तो पूरे अगर सेंटेंस लिखेंगे तो भी अच्छा है, नहीं तो सिर्फ ऑप्शंस भी आप 1 बाय 1 आपके आंसर शीट में लिख सकते हो। तो देखिए, नानी डैश सामने उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, नानी के सामने क्या है यहाँ पर आंसर फर्स्ट वन के लिए, नानी के सामने। नेक्स्ट देखिए, तुम बीच डैश मत पढ़ो बेटा, तो तुम बीच में मत पढ़ो बेटा, सेकेंड वन आंसर है। थर्ड वन देखिए, वह अपने भाई डैश तरह दुबला पतला था, वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था। नेक्स्ट देखिए, हाथ के स्पर्श ही डैश उसने आंखें खोली, हाथ के स्पर्श ही से उसने आंखें खोली, तो यहाँ पर से लिखना है। नेक्स्ट देखिए, हाथ पर लगी धूल डैश वहां पहुंचने लगा, हाथ पर लगी धूल को वहां पहुंचने लगा। तो इस तरह आंसर सेलेक्ट करना है। फिर चाहे पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या है यहाँ पर जैसे मैंने बोला और लिखना है, 11 क्वेश्चन नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 करके डालकर जो ऑप्शन है उसे लिखते जाना, आंसर जो है उसे चुनकर लिखना है। नेक्स्ट ई, फर्स्ट मेन में ही मतलब फर्स्ट मेन आपको क्या है 20 मार्क्स के लिए जो है यहाँ पर रहता है। तो ई है 12 अंक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है। देखिए, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखे, ये भी 5 अंक के लिए, वहां पर आप देख सकते हैं एक एक सही उत्तर के लिए एक एक अंक, यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5। देखिए, गले लगाना, कल्लोल करना, नाक रगड़ना, हक मारना, दिल ना पिघलना, तो यहाँ पर ऑप्शंस देकर रहते, ये एक्चुअली प्रश्न है, ये ऑप्शंस है, मतलब मैच द फॉलोइंग है ना। तो आंसर यहाँ पर ढूंढकर मुहावरों का अर्थ जो है क्या सही है। एग्जाम्पल पहले देखिए, गले लगाना, गले लगाना मतलब क्या है, यहाँ पर आलिंगन करना है, गले लगाना मतलब क्या है, आलिंगन करना। नेक्स्ट, कल्लोल करना मतलब क्या है, यहाँ पर शोर मचाना। फिर नाक रगड़ना मतलब गिड़गिड़ाना। फिर देखिए, हक मारना, हक मारना मतलब यहाँ पर क्या है, अधिकार छीनना, हक मारना मतलब। फिर दिल ना पिघलना मतलब कठोर होना। तो इस तरह आंसर जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालकर आप सिर्फ आंसर भी लिख सकते हो, नहीं तो पूरे भी यहाँ पर लिख सकते हो, सही आंसर चुनकर लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको मार्क करके दिखाया है उतना ही। तो आपको क्या करना है, गले लगाना मतलब क्या करना, आलिंगन करना, ऐसे आंसर क्या है चुनकर ठीक से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकेंड में, देखिए फर्स्ट में आपको 20 अंक के लिए है और आसानी से यहाँ पर आप 20 मार्क्स ले सकते हैं। मतलब बच्चे जिनको यहाँ पर बहुत ही पढ़ना लिखना मुश्किल होता है, उन जैसे बच्चे भी जो है अच्छे से यहाँ पर पास हो जाए, एटलीस्ट अच्छा आसानी से पास हो जाए, और फिर उसके बाद उनके क्या है मेहनत के अनुसार वहां अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इतने आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को बनाया गया है, मगर आपको पढ़ना है। कब आप यहाँ पर अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मल्टीपल चॉइसेस में भी आपने देखा है ना, तो ऐसे में आपको क्या करना है, पाठ को भी पढ़ना है, पद्य को भी पढ़ना है, सबको अच्छे से समझना है। आपको क्या करना है, पहले सबको अच्छे से
समझना है, तभी जाकर उन सबके उत्तर आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अभी सेकंड मेन में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वहां पर आप देख सकते हैं 2 इंटू 3 6, मतलब क्या है यहाँ पर, अगर आप दो प्रश्नों की यहाँ पर उत्तर सही उत्तर लिखेंगे तो एक एक के लिए 3 अंक है, तो 6 अंक कुल मिलाकर क्या है यहाँ पर सेकंड मेन अ में जो है पर 13 क्वेश्चन नंबर, मतलब 13 14 15 जो भी यहाँ पर आगे आएगा उसमें से 2 लिखना है, एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी रहता है, तो 2 लिखने से आपको 6 अंक यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहला प्रश्न देखिए 13, मतलब 13 प्रश्न है यहाँ पर, सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार लिखिए। तो ये आपकी दूसरी पार्ट से प्रश्न जो है पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं सर्वधर्म समानता के बारे में, तो उत्तर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि देखिए सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी जी का विचार है कि मैं सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ, मैं उसमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता, वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों की गिरजा के क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा, मैं जंगलों में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा जो हृदय से ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। देखिए सर्वधर्म समान मतलब सभी भगवान को ही पर प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान की पूजा ही करते हैं, मगर उनके अलग अलग तरीका है या फिर उनके अलग अलग अपनी अपनी मान्यता ये है, सिर्फ वो सभी मान्यता मगर आखिर में भगवान तो एक ही है। तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर, जो क्या है मुझे भगवान का साक्षात्कार कराए। देखिए हृदय से ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष कराने में, मतलब उस परमात्मा को क्या है प्रत्यक्ष मुझसे कराने में या फिर उनको दिखाने में जो है यहाँ पर जो भी समर्थ हूँ, मैं सबकी यहाँ पर चाहे किसी भी रूप में प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ, मतलब सब धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हो करके। तो ऐसे में सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में जो है यहाँ पर इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 14, निंदा की महिमा का वर्णन कीजिए। निंदा की बड़ी महिमा है, 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। यह है निंदा की महिमा। देखिए आपका जो तीसरा पाठ है निंदा रस जो है उससे लिया गया है। तो निंदा की महिमा के बारे में क्या कहा है, निंदा करना भी जो मतलब दूसरों के बारे में बुराई करना, सिर्फ कुछ लोग इंटेंशनली मतलब जानबूझकर करते हैं और कुछ लोग जो है सिर्फ मजाक करते हुए दूसरों की निंदा जो है करते हैं। तो ऐसे में जो भी हो निंदा की बड़ी महिमा है। क्या है वो कहते हैं कि 2-4 लोग मतलब जो भक्त रहते हैं ना, 2-4 लोग बैठकर अगर एक साथ रामधुन लगा रहे हो या फिर भगवान की भक्ति करो, उन लोगों को देखो, या फिर और एक ग्रुप जो रहता है निंदा करते रहते हैं, दूसरों की खिंचाई करते रहते हैं, मतलब दूसरों के बारे में बुराई बोलते रहते हैं, तो उन लोगों को देखो, मतलब उन लोगों की जैसे यहाँ पर एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, फिर परस्पर आत्मीयता, एक दूसरे में कितनी आत्मीयता जो है क्लोज जो है वो रहते हैं, फिर निमग्नता भक्तों में भी दुर्लभ है। देखिए इतनी भक्ति से, इतनी श्रद्धा से, इतनी एकाग्रता से वो भगवान की भी स्मरण नहीं करते जितने निंदा करने में लगे होते हैं। तो ये बात जो है यहाँ पर कहते हैं, एक्चुअली यही क्या है निंदा की महिमा है। कोई निंदा करने के लिए दूसरों के बारे में बुराई बोलते हुए अगर कोई खड़ा हो गया, मतलब उसके साथ और 2-4 लोग यहाँ पर खड़े हो गए, तो इतनी एकाग्रता मतलब खो जाते हैं उसमें निंदा में। तो निंदा की महिमा ही ऐसी है करके, तो ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट 15 है क्वेश्चन नंबर, महादेवी वर्मा ने दोपहर के समय सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंचने पर क्या देखा करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर इस तरह है, महादेवी वर्मा ने दोपहर के समय सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंचने पर देखा कि नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी, आंखें गड्ढे में घुस गई थी, मुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था, मैली चादर के नीचे छिपा शरीर बिछोने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियां सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछोने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है लेखिका यह नहीं जानती थी, इसलिए उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर लेखिका चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से सवेरे शाम बरोने आकर उसका काम कर जाती है। देखिए ये बिंदा पार्ट से आपका चौथा पार्ट जो है बिंदा से है, कब जब बिंदा के अंतिम समय में जो है यहाँ पर जब उसे क्या है बीमारी, चेचक की बीमारी हो जाती है, तब माँ यहाँ पर लेखिका को उनके बचपन में वो, क्योंकि बिंदा उनके बचपन की सहेली है ना,
तो उनके बचपन में जब उसे घर जाने से मना करती है, फिर भी लेखिका क्या करती है, जिद्दी है वो, माँ के आंख बचाकर, सबकी आंख बचाकर क्या है बिंदा के घर जाती है। फिर वहां क्या दृश्य देखती है, वही प्रश्न पूछा है और उत्तर देखिए यहाँ पर। वो जाकर देखते हैं कि बिंदा जो है उसके चेहरे पर सभी चेचक, मतलब क्या है यहाँ पर दाने उठ गए हैं, तो मुख विकार सा लग रहा है। और उसके साथ साथ तो वो पहले से दुबली पतली थी और भी वीक हो गई है, मानो चद्दर जो है उसने ओढ़कर ऐसे सोया हुआ है कि भिन्न ही नहीं लगती है उससे, तो ऐसे में बहुत ही वीक हो गई है। और शीशिया मतलब क्या, औषधि नहीं है उसके पास, फिर माँ नहीं है, पिता नहीं है, कोई नहीं है, अकेला हुआ यहाँ पर सोई हुई है। तो उसे देखकर उसे आश्चर्य होता है लेखिका को, मतलब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को आश्चर्य होता है कि कैसे, अगर बीमार पड़ेंगे तो माता पिता रहते हैं आसपास में, है ना, फिर औषधि मतलब जो भी यहाँ पर मेडिसिन होते हैं वो सभी रहते हैं, तो कुछ भी नहीं है। फिर बाद में पता चलता है कि क्या है, उसके माँ क्या है मोहन के साथ, अपने बेटे के साथ ऊपर के खंड में, मतलब ऊपर के हिस्से में रहती है, शायद ही चेचक के डर के साथ। तो इस तरह जो है यहाँ पर बिंदा की एक सौतेली माँ जो है अगर होगी तो किस तरह यहाँ पर हालत, मतलब उसका अगर शायद अच्छे से ट्रीटमेंट दिलाते तो वो बच पाती है ना, बाद में वहां मर जाती है ना। तो इस तरह उत्तर जो है यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर 3 ही अंक के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ उत्तर बहुत ही बड़ा, इससे पहले का उत्तर बहुत ही छोटा है। ऐसा नहीं है कि क्या है आपको वहां पर कितना बड़ा है या फिर छोटा है करके नहीं, आंसर पर्टिकुलर आंसर वहां पर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के सहसंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन रहता है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर क्या है 3 अंक के लिए है, संदर्भ स्पष्टीकरण आपको करना है। तो उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो, बड़े घर की बेटी से है ये पाठ। तो आप देख सकते पहले आपको प्रसंग लिखना है, याद रखिए मेथड किस तरह यहाँ पर आपको लिखना है, प्रसंग लिखकर उसमें पाठ का नाम जो है लिखना जरूरी है, किसने किससे कहा ये लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण, है ना, पूछा है ना संदर्भ स्पष्टीकरण, चाहे तो आप संदर्भ स्पष्टीकरण भी लिख सकते हो, नहीं तो प्रसंग और स्पष्टीकरण भी लिख सकते हो। प्रस्तुत वाक्य को मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी बड़े घर की बेटी कहानी से लिया गया है। बेनी माधव ने कहा अपने बेटे श्रीकंठ से कहा। देखिए इस बात को किसने कहा, बेनी माधव ने। किससे कहा, अपने बड़े बेटे श्रीकंठ से कहा, ये भी लिखना है। फिर लेखक का नाम, पाठ का नाम भी आपको लिखना है। तो स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, उस वाक्य को, उस बात को कब बोला गया, क्यों बोला गया, किसने कहा, ये सभी एक्सप्लेनेशन जो है स्पष्टीकरण में उसको स्पष्ट करते हुए लिखना है। तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं, लाल बिहारी के कारण घर में जो उपद्रव मच गया था उससे श्रीकंठ बड़ा व्यग्र था। पिताजी ने उसे बहुत समझाया पर श्रीकंठ समझा नहीं। फिर गुस्से में कहा लाल बिहारी के साथ अब यह घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव ने फिर समझाया बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो, इस तरह कहता है। मतलब जब श्रीकंठ शनिवार को, हमेशा की तरह शनिवार को इस बार भी आता है, फिर वह उस समय तक आनंदी और लाल बिहारी में झगड़ा होकर रहता ना, तो उसकी बात आनंदी बताती है, तभी श्रीकंठ को गुस्सा आता है, घर छोड़कर जाने की बात कहता, तभी उसके पिताजी ये सभी बोलकर समझाते हैं। नेक्स्ट, वहां रही मेरी अम्मा, ये बिंदा पाठ से है। तो यहाँ पर प्रसंग आप देख सकते हैं क्या है, प्रस्तुत वाक्य को श्रीमती महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित बिंदा पाठ से लिया गया है। तो लेखिका का नाम भी आ गया और पाठ का नाम भी, और आपको क्या है यहाँ पर लिखना है कि इस वाक्य को जो है बिंदा ने महादेवी वर्मा से कहा। फिर स्पष्टीकरण है, एक बार बिंदा ने आकाश की तरफ उंगली उठाकर वह चमकते तीनों तारों में से एक को दिखाकर कहा, वहां रही मेरी अम्मा। तब तो वर्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ, सोचने लगी क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक अम्मा घर में। पूछने पर बिंदा ने सही तरह से कुछ भी नहीं बताया। तब वर्मा जी ने सोचा जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेते हैं वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज कर घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। देखिए स्पष्टीकरण में आप देख सकते हैं, बिंदा जो है उसकी माँ मर गई होती है, तो ऐसे में उसके घर में सौतेली माँ मतलब पंडिताइन चाची जो है उसे बहुत ही कष्ट जो है देती रहती है। तो एक दिन रात में दोनों सहेली है ना बचपन में, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की भी देखिए मासूमियत को यहाँ पर हम देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो दिखाती है कि क्या है, चमकते हुए तारों की तरफ, आसमान में एक तारा की तरफ इशारा करते हुए बिंदा कहते हैं कि देखो वहां रही मेरी अम्मा। फिर ये प्रश्न पूछते हैं, वो भी क्या, वो भी छोटी बच्ची है, वो भी ठीक से नहीं बता पाते ना। फिर यहाँ पर महादेवी वर्मा ने ही सोच लिया, जो जिस माँ को भगवान बुला लेते हैं, मतलब जो मर जाते हैं एक्चुअली में क्या है, वो ऊपर से ही देखती है, और जो सज धज कर आती है मतलब पंडिताइन चाची की बात करें तो वो जो है यहाँ पर क्या है, घर में जो है रहती है। तो इस तरह जो है आपको संदर्भ स्पष्टीकरण जो है करना है। नेक्स्ट देखिए, अरे बिच्छू बिच्छू,
मेरी बद्रीनाथ यात्रा पाठ जो है उससे है। तो प्रसंग प्रस्तुत वाक्य श्री विष्णु प्रभाकर जी से लिखा बद्रीनाथ की यात्रा पाठ से लिया गया। लेखक के यात्री दल के एक वयोवृद्ध सज्जन ने कहा, यात्रियों से कहा। तो इस तरह क्या है आपको प्रसंग में लिखना, उसके लिए 1 अंक रहता है, बाकी जो स्पष्टीकरण है इसके लिए 2 अंक जो है रहता है। तो ऐसे में कितने भी अच्छे से आप स्पष्टीकरण लिख दो, अगर प्रसंग नहीं लिखा, पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये सभी अगर आपने नहीं लिखा है तो 1 अंक नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 3 अंक में से सिर्फ 2 ही अंक जो है मिलेंगे। तो इसीलिए अच्छे से मेथड जो रहता है वैसे ही लिखना बहुत ही जरूरी है। लेखक और उनका यात्री परिवार यात्रा कर रहे थे, सबसे मिलते, सुख दुख की बातें करते, बद्री विशाल की जय बुलवाते, हंसते खिलखिलाते, पहाड़ी ढलान पर बने छोटे छोटे गांवों खेतों में काम करते नर नारियों को देखते, उस स्मृति को कैमरे में सुरक्षित रखते, चट्टियां पर चाय नाश्ता लेते और उनसे झगड़ते सब लोग अगले पड़ाव पर पहुंच जाते। कभी कभी अनायास ही उनमें से कोई हंसी का पात्र बन जाता। एक दिन एक छोटी सी चट्टी पर खाना खा रहे थे कि सहसा दल के एक वयोवृद्ध सज्जन चिल्ला उठे, अरे बिच्छू बिच्छू। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में देखिए यात्रा का वर्णन जो है वो किया गया है, और एक बार कैसे जो है वो पहाड़ों को चढ़ते हुए, वहां पर काम करते हुए लोगों को देखते हुए और कुछ फोटो जो है वहां के सभी लेते हुए ऐसे ही जाते रहते। तो एक दिन ना ऐसे ही एक चट्टी पर जो है खाना खाते रहते हैं रात में, तो ऐसे में अंधेरे में कोई वयोवृद्ध सज्जन जो है चिल्लाते हैं कि अरे बिच्छू बिच्छू करके। नेक्स्ट देखिए, तुम भी खा लेना और गाय को भी खिला देना। ये रिहर्सल पार्ट से है। तो प्रसंग में देख सकते हैं आप, प्रस्तुत वाक्य ओम प्रकाश आदित्य जी द्वारा लिखित रिहर्सल नाटक से लिया गया है। इस वाक्य को वैद्य परमानंद ने किसान से कहा। तो स्पष्टीकरण है, जब किसान वैद्य परमानंद के पास आता है तब वैद्य परमानंद उसे देखते ही यह कहता है कि आओ भाई, तुम तो बीमार दिखाई देते हो। किसान कहता है कि मैं नहीं, मेरी गाय बीमार है, 10 दिन से ना चारा खाती है ना दूध देती है। तभी परमानंद कहता है कि यह अमर भास्कर चूर्ण ले जाओ, गर्म पानी के साथ खा लेना। तब आश्चर्य से किसान प्रश्न करता है कि जी मैं खाऊं या गाय को खिलाऊं। इसी संदर्भ में उपयुक्त वाक्य को वैद्य परमानंद किसान से कहता है। देखिए आपको पता है रिहर्सल पार्ट में यहाँ पर जो नकली वैद्य रहते हैं उन पर व्यंग्य करते हुए लिखा गया है ना, कैसे यहाँ पर लोग जो है भोले भाले गांवों के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनसे पैसे जो है वसूल करते हैं, मतलब नकली वैद्य बनकर। तो पर वैद्य परमानंद भी ऐसी ही है। तो उसके पास हर एक दवाई, मतलब हर एक बीमारी के लिए एक ही दवाई है, अमर भास्कर चूर्ण। तो ऐसे में किसान आता है तभी क्या है उसको भी यही दवाई देता है, तो खा लेना करके बोल देता पहले तो, फिर वो आश्चर्य हो जाता है कि गाय तो मेरा बीमार है, मतलब मेरा गाय बीमार है, मैं बीमार नहीं हूँ, तो इसमें मैं खाऊं करके। तो भी वो कहता है कि तुम भी खा लेना, गाय को भी खिला देना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड मेन, अभी सेकेंड मेन हुआ, वहां पर गद्दी बाग से संबंधित 3 अंक के जो प्रश्न है, चाहे वह संदर्भ हो या फिर संक्षिप्त में उत्तर लिखना हो, हमने देखा। अभी देखिए थर्ड मेन आम, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये भी आपको 3 अंक के लिए, मतलब इसमें आपको गद्दी बाग से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है तो 3 अंक है कुल। अगर 2 प्रश्नों का भी उत्तर आपने सही लिखा तो 6 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मीराबाई ने जीवन की नश्वरता के संबंध में क्या कहा है। मीराबाई के पद से है, तो उन्होंने जीवन की नश्वरता के संदर्भ में अपने पद में क्या बताया है। मीराबाई ने कहा है कि यह जीवन नश्वर है, जो जन्म लेता है वह एक न एक दिन अवश्य मरता है। मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए गर्व नहीं करना चाहिए, यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। यह जीवन चिड़ियों का खेल है, सांझ पड़ते ही खत्म हो जाएगा। देखिए अभी जो मनुष्य शरीर पर, अपने शरीर पर, मतलब अपनी संपत्ति पर जो भी यहाँ पर घमंड करता है उसके लिए बताया है। अगर ये शरीर, मतलब एक मनुष्य, अगर तुम ही यहाँ पर शाश्वत नहीं हो, मतलब एक इंसान को कभी नहीं बता सकते कि क्या है उसके जीवन कब तक है, वो कभी भी मर सकता है ना। तो ऐसे में उसकी संपत्ति या फिर जो भी है वो सभी भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है। तो घमंड क्यों करना है, ईगो क्यों या फिर अहंकार क्यों, है ना, तो वो सभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है वो कभी ना कभी मिट्टी में मिलने वाला है। तो इसीलिए वो कैसा है, चिड़ियों के खेल जैसा, सांझ पड़ते ही यहाँ पर उड़ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए 21, किन परिस्थितियों में नारी पत्थर तोड़ रही थी। तोड़ती पत्थर कविता से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर सिर्फ बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पर जितना उत्तर रहता है उतना ही यहाँ पर आपको लिखना है। धूप चढ़ रही थी, गर्मियों के दिन थे, तमतमाता धूप झुलसाती हुई लू उठ रही थी, धूल चिंगी छाई हुई थी, ऐसी दोपहर में वहां पत्थर तोड़ रही थी।
तो ऐसे में क्या है, कड़ी धूप था ना, तो ऐसे में हर जगह मानो झुलसा देने वाली क्या है यहाँ पर लू, मतलब क्या है, हवा जो है यहाँ पर उड़ रही थी। तो ऐसे कड़ी धूप में बिना छाया क्या है, किसी पेड़ के छाया के बिना ही वहां बैठकर पैर में भी वही वहां पत्थर जो है तोड़ रही थी। तो ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए 22, कवि डॉक्टर रामनिवास मानव के अनुसार मंजिल किन्हें मिलती है। तो यहाँ पर आपको उत्तर इस तरह लिखना है, जो वीर धीर सदा आगे बढ़ता रहता है, कांटों को भी जो फूल समझता है, विपदाओं से हाथ मिलाता है, कायर की तरह नहीं डरता है, वहां उसी को मंजिल मिलता है। जो कभी बहाने नहीं बनाता, कायर नहीं होते हैं, वही मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आपको उत्तर जो है लिखना है, मतलब जो डरता नहीं हो। देखिए कविता में किस तरह कवि ने कहा है, उन्हीं पॉइंट्स को आपको लिखना है, खुद की ओन भी कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो इसीलिए पूछा गया है, डॉक्टर रामनिवास मानव के अनुसार मंजिल किसे मिलती है लिखिए। मतलब उन्होंने कविता में क्या लिखा है, जो डरता नहीं हो, जो धीर हो, जो वीर हो, जो सदा आगे बढ़ता रहता है, जो कायर नहीं हो, मतलब कायर मतलब क्या है, डरपोक नहीं हो, जो हमेशा हिम्मत से आगे बढ़ता है, हर विपदाओं से, हर मुश्किलों से लड़कर वहां आगे बढ़ता है ना, उसी को जो है क्या मिलता है, मंजिल जो है मिलता है। 23, नारी के शक्ति रूपों का वर्णन कीजिए। देखिए अभिनंदनीय नारी जो है उससे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो नारी के शक्ति रूपों का वर्णन कवि इस प्रकार करते हैं, नारी अबला नहीं सबला है। देखिए जो नारी को अबला मतलब जो वीक समझते हैं ना, एक्चुअली वहां वीक नहीं है, वहां सबला है, मतलब शक्तिशाली है। देखिए वहां रणचंडी भी है, विनाशकारिणी भी है। देखिए रणचंडी मतलब समय आने पर जो शांत मूर्ति बनकर रहती है ना, समय आने पर वहां रणचंडी भी बन सकती है, किसी का भी विनाश भी कर सकते हैं, इसीलिए विनाशकारिणी करके दिया है। अदम्य शक्तिशालिनी है, दैत्यनाशिनी दुर्गा माँ भी है, शक्ति और शिवानी है, कात्यायनी भी है, दैत्यों के राक्षसों के रक्त पीने वाली महाकाली भी है। देखिए कितने यहाँ पर माँ पार्वती कितनी शांत स्वरूप वहां है ना, कितनी शांत रहती है, कितनी सुंदर एक माँ की जो है यहाँ पर रूप जो है पार्वती है ना। तो वही उसके अपोजिट जो ऐसे सहनशील, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल बन के जो स्त्री रह सकते हैं ना, वहां समय आने पर अगर उसके इज्जत पर या फिर उसके परिवार पर या फिर उसके अपनों पर कभी विपदा मतलब आपत्ति मतलब मुसीबत आएगी, तो वही स्त्री दुर्गा माँ भी बन सकती है, रणचंडी भी बन सकती है, या फिर राक्षसों के खून पीने वाली महाकाली भी बन सकती है। तो यहाँ पर इस तरह वर्णन जो है किया गया है। तो इसीलिए नारी के शक्ति रूपों का वर्णन कीजिए, शक्तिशाली नारी के जो भी रूप है उसका वर्णन कीजिए करके यहाँ पर बताया। मतलब कविता में जितना बताया तो उतना ही लिखेंगे तो भी चलेगा, उतना ही काफी है एक्चुअली, तो इसीलिए इतना उत्तर यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ, देखिए आ मतलब यहाँ भी पद्य भाग से ही आप देख सकते हैं, सप्रसंग भाव स्पष्टीकरण है। तो पहला है 24, कस्तूरी कुंडली बसे मृगढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो यहाँ पर कबीरदास के दोहे से है। तो यहाँ पर संदर्भ मतलब प्रसंग आपको लिखना है, पहले प्रस्तुत दोहा कबीरदास के दोहे से लिया गया है, कबीरदास जी ने इसे लिखा है। फिर भाव स्पष्टीकरण आपको लिखना है, इसके लिए 1 अंक रहता है, फिर भाव स्पष्टीकरण के लिए 2 अंक, फिर विशेषता लिखने पर 1 अंक, मतलब 1 2 1 मतलब कुल 4 अंक जो है आपको रहता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 4 8 मतलब 2 सही संदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए 8 अंक आपको मिलेगा, वो भी इसी मेथड में लिखेंगे तो आपको 4 अंक संपूर्ण रूप से मिलेगा। सिर्फ भाव स्पष्टीकरण अच्छे से कर देने से कुछ नहीं होगा। याद रखो कवि का नाम, कविता का नाम, फिर विशेषता एक, यहाँ पर आपको पद्य भाग में लिखना बहुत ही जरूरी है। और एक बात यहाँ पर याद रखो, आपको क्या है मध्यकालीन कविताओं में से 2 यहाँ पर क्या है पूछेंगे, और उसके साथ साथ आधुनिक कविता में से 2, मतलब मध्यकालीन में से 1 को कंपलसरी अटेंड करना है और आधुनिक कविता में से 1 को कंपलसरी अटेंड करना है। सिर्फ 2 भी आप आधुनिक काल के अटेंड करेंगे प्रश्न तो आपको अंक नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृगढूंढे बनमाही, मतलब यहाँ पर कबीरदास जी के दोहे से यहाँ पर दिया गया है। तो प्रसंग देखा, फिर भाव स्पष्टीकरण देखिए। कबीर कहते हैं कस्तूरी मृग के नाभि में ही कस्तूरी सुगंध रहता है, किंतु वह उसे मालूम नहीं रहता। कस्तूरी सुगंध सब और फैल जाती है तो उसे मृग ढूंढता रहता है। वैसे ही मानव अपने आप में रहने वाले भगवान को ना पहचान कर और कहीं ढूंढता रहता है। मतलब कस्तूरी मृग के नाभि में ही कस्तूरी नामक एक द्रव्य रहता, वस्तु रहती है, उसी से एक्चुअली वो बहुत ही अच्छी सी सुगंध जो है, फ्रेग्रेंस जो है फैला होता है। मगर वो कस्तूरी मृग हिरण जाति का ही है, तो ऐसे में वो क्या करता है, ढूंढता रहता है कहाँ से ये सुगंध आ रही है पूरे वन में, क्योंकि वो कहाँ कहाँ जाता है वहां वहां भी स्मेल आती रहती है, क्योंकि एक्चुअली उसी से आ रही है ना, उसके नाभि से ही।
मगर वो उसे पता नहीं, वो अनजान है। ऐसे ही भगवान भी हमारे अंदर है, तो ऐसे में और कहीं बाहर भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए क्या है, हमेशा जो है यहाँ पर देखो, अगर भगवान को आप ढूंढते हुए मतलब मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ईसाई घर जाओ, कैसे जाते हो? साफ होकर, शुद्ध होकर, है ना, नहा धोकर, बहुत ही शुद्ध होकर, वहां पर किसी बैड लैंग्वेज का यूज नहीं करते, वहां पर कुछ यहाँ पर ये नहीं करते ना। तो वैसे ही शुद्ध, वैसे ही अच्छे से जो है आपको कहाँ पर रहना है, हमेशा रहना है, क्योंकि ये सिर्फ वहां पर नहीं, आपके मन में भी भगवान है, मन में ही उस परमात्मा का अंश आत्मा है ना। तो ऐसे में आपको हमेशा शुद्ध स्वच्छ जो है रहना, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी, क्योंकि आपके मन में ही अगर भगवान है, आप में ही अगर आत्मा है, आपकी जो सोच है उसे शुद्ध रखना जरूरी है, आपकी जो जुबान है हर वक्त शुद्ध रहना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह हमेशा अच्छे से रहना जरूरी है करके यहाँ पर कहते हैं। तो विशेषता इस दोहे में कबीरदास भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में कहते हैं। हर एक आदमी के हृदय में भगवान रहता है, लेकिन उसे नहीं पहचानते हैं, ये बात भी समझाते हुए एक्चुअल में भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में, हर जगह भगवान है, इसके बारे में वहां कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि 24 यहाँ पर आप अथवा देख सकते हो, है ना। अथवा मतलब आप तो कबीरदास जी के जो दोहे है उसे यहाँ पर आप लिख सकते हो, नहीं तो इस प्रश्न को लेकर इसकी उत्तर आप लिख सकते हो, मगर इसके लिए भी क्वेश्चन नंबर 24 ही डालना है, याद रखो। मतलब दोनों मध्ययुगीन कविताओं में से एक तो कंपलसरी आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिया है? आवत ही हर्षे नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे मेह। मतलब तुलसीदास के दोहे से। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहा तुलसीदास के दोहे से लिया गया है। यहाँ पर इसके लिए 1 अंक, फिर भाव स्पष्टीकरण इसके लिए 2 अंक है। प्रस्तुत संदर्भ में तुलसीदास जी यह कहते हैं कि तुलसीदास जी वहां कभी नहीं जाना चाहते हैं जहां उनके जाते ही वहां के लोगों को हर्ष नहीं हो और उनके आंखों में स्नेह ना हो, मतलब उनके आने की खुशी ना हो, चाहे वहां सोने की बारिश ही क्यों ना हो। देखिए एक्चुअली यहाँ क्या कहते हैं, तुलसी तहा ना जाइए, तुलसीदास जी वहां कभी नहीं जाना चाहते हैं, चाहे वहां पर कंचन मतलब सोना ही क्यों बरसे, मतलब सोने की बारिश ही क्यों ना हो। मतलब क्या है, जहां पर एग्जाम्पल किसी के घर हम जाएंगे तो वहां पर अगर वो लोग हमें अच्छे से रिसीव करेंगे, उनके चेहरे पर खुशी और उनकी आंखों में वो खुशी झलकनी चाहिए, अच्छी बातों से, मीठी बातों से हमारा वेलकम जो है उन्हें करना चाहिए, मतलब हमारे जाने की खुशी उन्हें होनी चाहिए, तो वही जाना है, चाहे वहां गरीब क्यों ना हो या फिर अमीर का घर क्यों ना हो। अगर सिर्फ अमीर के लोग है, मतलब अमीर घर है, अमीर लोग है, अगर वहां पर आप जाओ वो आपको इज्जत ही नहीं देंगे तो वहां कभी नहीं जाना है। इसीलिए ये बात दिया है, चाहे वहां सोने की बारिश ही क्यों ना, मतलब कितने अमीर घर का लोग ही क्यों ना हो, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो मतलब इज्जत बहुत ही जरूरी है, तो यही ये बात यहाँ पर कहते हैं। तो विशेषता इसके लिए 1 अंक रहता है, तो ऐसे 4 अंक तो याद रखो। प्रस्तुत संदर्भ में तुलसीदास जी यह संदेश देना चाहते हैं कि संपत्ति से भी बड़ा इज्जत है, जहां हमें इज्जत नहीं मिलता है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। देखिए हमारी रेस्पेक्ट कहाँ पर नहीं होती है ना, तो उस जगह पर हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां कितनी भी जो है धन दौलत संपत्ति क्यों ना हो। वही गरीब के घर में भी आपका बहुत ही आदर सत्कार से अगर आपको बुलाते हैं तो वहां पर जाओ, क्योंकि आपका इज्जत वहां पर रहता है, इसीलिए तो यही बात समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप 24 क्वेश्चन नंबर। तो ऐसे मध्यकालीन कविता में से 2 यहाँ पर उत्तर, दोनों में से एक को लिखना है। यहाँ पर आधुनिक कविता है तो यहाँ पर दोनों में से एक आपको कंपलसरी लिखना है। किस लेकर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव समसुमन खिला करते हैं, डाली डाली में नवफल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ताभार झिला करते हैं। तो प्रसंग या फिर संदर्भ आप देख सकते हैं। प्रस्तुत पद्य भाग श्री मैथिली शरण गुप्त जी लिखित कुटिया में राजभवन पद्य से लिया गया है। सीता के जीवन के बारे में कवि बताते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की कुटिया में राजभवन कविता से ऐसे लिया गया है, इसमें सीता जी के बारे में वहां कहते हैं। तो भाव स्पष्टीकरण 2 अंक के लिए पर आप देख सकते हैं, सीता वनवास के लिए अपने पति श्री राम और लक्ष्मण सहित वन आ गई है। वन में कुटी बनाकर सब अपना जीवन बिता रहे हैं। वन में कुटी में रहना सीता के लिए एक नया अनुभव है, फिर भी वहां की परिस्थिति को अपना अनुकूल बनाकर नया अनुभव पाती है, उसे इस तरह व्यक्त करती है, वन में आकर परिश्रम करना सीख लिया है। यह कोमल पत्ते मेरे स्वागत करते हुए हिला करते हैं, हर दिन नए नए फूल समान भाव से खिला करते हैं और डाली डाली में हर दिन नए नए फल मिलते हैं। मोती रूपी आंसुओं की बूंद के भार से सुबह घास सभी झिला करते हैं, झिला का अर्थ पर झुका करते हैं करके। देखिए यहाँ पर प्रकृति का जो चित्रण है वहां करती है सीता माँ, वो भी क्या है, एक युवरानी ही। राम जी के साथ शादी करने के बाद जब वहां आती है तो अचानक से जो है उसे
जंगल के लिए मतलब वनवास के लिए निकलना पड़ता है, तो भी वहां पति के साथ देखिए एक आदर्श पत्नी किस तरह रहनी चाहिए, तो यहाँ पर सीता माँ हमें सिखाती है। सीता माँ जो है क्या है, वो चाहे तो महल में ही रुक सकती थी, सिर्फ एक्चुअली बात थी कि राम को वनवास जाना है, प्रभु श्री राम जी को वनवास जाना है, मगर उसके साथ भाई भी जाते हैं और पत्नी तभी तभी नवविवाहित जोड़ी थी। तो यहाँ पर सीता माँ भी पति के हर सुख दुख में क्या है, साथ में रहना मेरी पत्नी धर्म है, तो मैं वहां धर्म निभाऊंगी, तो इसीलिए वहां वनवास जाती। तो ऐसे में वो तो रानी है ना, फिर भी जो है कुटिया में उसे कष्ट नहीं होता। तो वही एक्सप्लेनेशन एक्चुअली इस कविता में है, किस तरह जो है यहाँ पर सीता माँ वहां पर एंजॉय करती है। मतलब कुटिया में रहकर भी, हट कुटिया मतलब क्या हट, तो कुटिया में रहकर भी, जंगल में रहकर भी वह खुशी से अपनी पति की सेवा करते हुए क्या है, अपनी पत्नी धर्म जो है वहां निभा रही है। तो ऐसे में कहते हैं कि किसले का मतलब क्या है पर कोमल पत्ते, किसले मतलब कोमल पत्ते, हाथ कर मतलब क्या है पर हाथ, किस तरह अगर वही क्या है महल में हो तो जो सेवक होते हैं वो ऐसे क्या है हाथ फैलाकर जो है स्वागत करते हैं, तो वैसे मानो यहाँ पर कोमल पत्ते भी जो है स्वागत करते हो हिलते हुए। और हर दिन फूल जो है खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल जो है खिलते हैं, उसके एक एक सुगंध जो है यहाँ पर चारों जगह फैली होती है, और नित्य डाली डाली में नए नए फल जो है खिलते रहते हैं। तो यही बात जो है वह कहती। तो ऐसे में क्या है, कैसे यहाँ पर सुबह सुबह ओस की बूंदे गिरते हैं तो घास जो है कैसे झुकता है ना, तो वैसे जो है यहाँ पर झुकते रहते हैं, मतलब मोतियों को भी मैं देखती हूँ। तो इस तरह मतलब बहुत ही सुंदर से प्रकृति का वर्णन जो है करते हुए यहाँ पर कहा गया है, तो उसी का यहाँ पर वर्णन है। तो फिर विशेषता है, देखिए प्रस्तुत संदर्भ में सीता अपने आसपास की प्रकृति का वर्णन करते हुए अपनी खुशी जता रही है। सीता माँ एक्चुअली यहाँ पर क्या कर रही है, अपनी खुशी को जता रही है और प्रकृति की जो सुंदरता है उसका वर्णन जो है करती है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नंबर 25 ही लिखना है, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो अथवा करके है ना, तो अथवा मतलब वो या फिर ये जो है आप अटेंड कर सकते हो करके। तो प्रश्न यहाँ पर है, देखिए जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। तो प्रसंग है प्रस्तुत पद्य श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान से लिखी कविता उल्लास से लिया गया है। भाव स्पष्टीकरण 2 अंक के लिए। तो यहाँ पर कवयित्री का नाम और उसके साथ साथ कविता का नाम जो है हो गया। फिर भाव स्पष्टीकरण में देखिए, कवित्री कहती है जीवन में उल्लास जब रहता है तब सब कुछ सकारात्मक दिखाई देता है, जीवन में निराशा कभी नहीं होगी तो रोने का प्रसंग भी नहीं आएगा, यह जग झूठा है मिथ्या है ऐसी विरक्ति भी नहीं आएगी। मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर कवयित्री क्या कहती है, मैं कभी जीवन में नहीं रोई क्योंकि क्या है, जीवन में निराशा ही मुझे नहीं हुआ, निराशा ही नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर विरक्ति भी नहीं होगी, और विरक्ति होगी तो लगेगा ना कि ये संसार झूठा है, मिथ्या मतलब भी झूठ है या सब कुछ झूठा है करके, तो ऐसे कभी मुझे फील नहीं हुआ। तो इसके लिए जिंदगी में क्या रहना बहुत ही जरूरी है, उल्लास। तो उल्लास कविता से ही से लिया गया है ना, तो इसीलिए उल्लास से मैं रहती हूँ हमेशा, तो निराशा मुझे नहीं हुआ तो मैं रोई नहीं, और ना ही जग झूठा है ऐसा फील मुझे कभी नहीं हुआ करके लेखक की कहती है, उसी का वर्णन है। फिर विशेषता देखिए यहाँ पर प्रस्तुत संदर्भ में कवयित्री जीवन में उल्लास का महत्व बता रही है। हम सबको क्या करना है, जिंदगी में उल्लास के साथ जो है पर जीना चाहिए, जिंदगी में एक उमंग, एक खुशी, एक उत्साह हमेशा रहना चाहिए। हाँ कुछ भी हुआ क्या है, आगे सब कुछ ठीक होगा, ये जो भी अभी मुश्किलों की जो घड़ी है फिर पल है वहां अभी बीत जाएगा कुछ समय बाद, फिर बाद में सब कुछ अच्छा होगा। तो ऐसे क्योंकि मुश्किल तो सबको होगा है ना जिंदगी में, क्या है सबको यहाँ पर मुश्किलों का या फिर बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाएगा, मगर उस समय हिम्मत के साथ और उत्साह के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा ही रहता है करके यहाँ पर कवियत्री समझाना चाहती है। तो वही वर्णन है। नेक्स्ट देखिए आप फोर्थ में, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखे। 3 3 9 मतलब 3 अंक के लिए है, 3 प्रश्न लिखने हैं। मतलब ये कहा किस भाग से है, कहानी भाग से है। कहानी जो 6 कहानियां है ना मधुआ से लेकर दोपहर के भोजन तक, तो उनमें से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो 6 प्रश्न आपको पूछेंगे, सिर्फ 3 उत्तर ही यहाँ पर आपको लिखना है। इसका मतलब क्या है, हर एक कहानी में से आपको एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऐसे में 3 उत्तर ही यहाँ पर आपको लिखना है। 9 अंक अगर सही उत्तर लिखे तो 9 अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 26 प्रश्न संख्या, शराबी के जीवन में मधुआ के आने के बाद क्या परिवर्तन आया। तो आप देख सकते हैं शराबी के जीवन में मधुआ के आने के बाद बड़ा परिवर्तन आया। लल्लू से मार खाते हुए उसके मासूम चेहरे को देखकर शराबी को दया आई। अभी दूसरों के बारे में ना सोचने वाला शराबी उस लड़के को अपनी कोठरी में ले आया।
खाने को दिया, फिर मधुआ को अपने साथ रखने का निर्णय लिया। जो पहले निकम्मा था, अब वह काम करके बच्चे के साथ जीवन गुजारने के बारे में सोचता है और आइंदा से शराब ना पीने की सौगंध खाई। तो इस तरह मधुआ ने शराबी का जीवन बदल दिया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शराबी के जीवन में मधुआ जो बच्चा है उसके आने के बाद क्या यहाँ पर परिवर्तन हुआ। एक तो उसने शराब पीना छोड़ दिया, है ना, फिर वो पहले निकम्मा था, फिर काम करना शुरू कर देता है। पहले कभी किसी के बारे में नहीं सोचता था, तभी वो जब से उस बच्चे से मिला उसके बारे में सोचने लगा। मतलब एक जिम्मेदारी क्या होती है ये समझने लगा, जिम्मेदार बनकर वहां रहने लगा। तो ये सभी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 27 मतलब 27 प्रश्न संख्या है। अंततः पहाड़ी ने तरस खाकर श्मशान से क्या कहा। अंततः पहाड़ी श्मशान की हालत देखकर तरस खाकर बोली, सचमुच तुम मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं, वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। देखिए यही तो प्रश्न आपको पहले 1 मार्क के लिए जो है पूछा गया था मल्टीपल चॉइस में, है ना। सबसे ज्यादा अधिक मतलब सबसे ज्यादा मनुष्य अपने आप से प्यार करता है ना। आपको पता है कि किस तरह जो है यहाँ पर श्मशान को मनुष्य के अलौकिक प्रेम के बारे में कितनी इच्छा जो है होती है। उसे भी इच्छा रहती है कि वो भी मनुष्य का जीवन जो है उसे मिले, वो भी मनुष्य की तरह किसी और को प्यार करे। फिर उस युवक की जो है पर प्रेम को देखकर उसका मन पिघल जाता है, वो सोचता है कि वो मरकर मतलब वो जल्दी मर जाएगा, पत्नी को कितना प्यार जो है करता है। मगर पहाड़ी को सब कुछ पता रहता है ना, क्योंकि श्मशान और शहर के बीच में पहाड़ रहता है, तो पहाड़ी सब कुछ देखती रहती है। तो इसीलिए लास्ट में जब युवक अपनी तीसरी पत्नी के लाश के साथ आता है तभी उसे डिसअपॉइंट होता है ना, उसे ये सभी बात समझाता है। क्योंकि मनुष्य सिर्फ आध्यात्मिकता मतलब भक्ति और सिर्फ प्रेम की यादें और कल्पना से ही वह जीवित नहीं रह सकता है। तो इसीलिए उसे खुश रहना है तो दूसरों के साथ मतलब कोई ना कोई तो साथी चाहिए ना, तो इसीलिए वो बार बार प्यार करता है। तो क्यों? क्योंकि मनुष्य सबसे ज्यादा अधिक प्यार खुद से करता है, इसीलिए। तो ये बात यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट देखिए 28 खून का रिश्ता, कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब खून का रिश्ता जो कहानी है उसकी उद्देश्य क्या है, क्यों उसे लिखा गया है, क्या संदेश एक्चुअली जो लेखक है देना चाहते हैं पाठकों को, तो उसके बारे में। खून का रिश्ता कहानी का उद्देश्य आज के चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता तथा खून का रिश्ता एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल देना है। देखिए आज की चकाचौंध भरी दुनिया में मतलब आप आज सब कुछ दिखावा है ना, तो ऐसे में क्या है सरल विवाह की महत्व क्या है ये एक बताने के लिए, फिर उसके साथ साथ खून के रिश्तों की अहमियत, परिवार के जो लोग रहते हैं सदस्य रहते हैं उनकी अहमियत समझाने के लिए इस पाठ को चुना गया। और एक कड़ा एक सच है मतलब एक कड़वा सच जो है यहाँ पर दिखाते हैं कि आजकल किस तरह खून के रिश्तों से भी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस जो है पैसों को यहाँ पर मिलता है, उसके बारे में भी यहाँ पर व्यंग्य जो है किया गया है। तो वीर जी के पिता के हजारों का कारोबार था, फिर भी फिजूल खर्च के विरोधी थे। बार बार वे भी कहा करते थे कि विवाह सरल हो, फिजूल खर्च नहीं करनी चाहिए। उसका पुत्र वीर जी पढ़ा लिखा युवक था, एमए पास किया था, वह भी सरल विवाह का पक्षधारी था। इसी कारण से अपनी सगाई के लिए केवल 1 रुपए और 4 आने लेने का आग्रह किया था और समधी के घर के पिताजी के साथ उसका गरीब चाचा मंगलसेन को जो खून के रिश्ते से चाचा थे उसे ले जाने के लिए कहा। इसमें 2 उद्देश्य है, एक फिजूल खर्चा को रोकथाम और दूसरा खून का रिश्तेदार चाचा जी या बड़ों का सम्मान। एक तो बड़ों का भी सम्मान भी हो जाएगा और क्या है खून के रिश्ते से जो चाचा बनने थे जो गरीब थे उनको भी इज्जत देना भी हो गया था, और एक क्या है कम खर्च में सगाई हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये उद्देश्य जो है। नेक्स्ट देखिए 29 मतलब 29 क्वेश्चन नंबर, क्या जिंदगी है इन लोगों की, चंद्र प्रकाश के इस उद्गार पर टिप्पणी कीजिए। देखिए शीतलहर पाठ से है ना। जब चंद्र प्रकाश की पत्नी सरकारी रैन बसेरों को देखकर उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करती है तब चंद्र प्रकाश कहते हैं जो सुविधा शुल्क दे सकते हैं गरीब लोगों के लिए नहीं है ये रैन बसेरे, उनके पास ना खाने के लिए है ना पहनने के लिए। कुछ रुक कर फिर धीरे से बुदबुदाया, क्या जिंदगी है इन लोगों की। देखिए ऐसे चंद्र प्रकाश क्यों कहता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, फिर कब कहता है करके पर आपको एक्सप्लेन करना। वो कार में जाते रहते हैं, लोगों में क्या है जो भी यहाँ पर रेड लाइट या फिर पुलों के पास सभी जो
भिक्षुक जो बैठे रहते हैं, तो उनको देखकर पति और पत्नी पूनम और चंद्र प्रकाश में बातचीत होती है ना, तभी वो ये सभी बात जो है कहता है। तो पत्नी पूछती है रैन बसेरा इन लोगों के लिए था ना, कि फिर क्यों ये रोड में फुटपाथ पर सोते हैं करके। तभी चंद्र प्रकाश उसे समझाता है वो रैन बसेरे जो सुविधा शुल्क कुछ तो पैसे जो है दे सकते हैं ना, तो उन्हीं लोगों के लिए है, इन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ठीक से कपड़े नहीं है, तो ये वो पैसे कहाँ से देंगे। तो कैसी जिंदगी है ना इन लोगों की करके खुद में अपने आप में वहां बुदबुदाता है। नेक्स्ट देखिए 30, प्रश्न संख्या 30 है, हिंदी अखबार नई दुनिया में छपे विज्ञापन के बारे में लिखिए, मतलब सिलिया पाठ से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सन 1917 की बात है, सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी, लोग उसकी शादी के विषय में चर्चा करने लगे थे। उसी साल हिंदी अखबार नई दुनिया में एक विज्ञापन छपा, शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी एक अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उनकी केवल एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो। एक्चुअली जो नई दुनिया अखबार थी उसमें क्या यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वहां छपा था, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, भोपाल की जाने माने युवा नेता सेठी जी के लिए लड़की चाहिए, वो भी शूद्र वर्ण की ही लड़की चाहिए, क्योंकि उस समय अस्पृश्यता एक महामारी की तरह फैली हुई थी। क्योंकि वह एक नेता है तो वह लोगों को या फिर समाज को जो है एक संदेश जो है देना चाहते हैं, समानता जो है रहनी चाहिए, अस्पृश्यता जो है नहीं रहनी है, तो ऐसे कुछ वह बताना चाहते हैं, इसीलिए शूद्र वर्ण की ही लड़की से शादी करना चाहते हैं, मगर एक ही शर्त है कि लड़की एटलीस्ट मैट्रिक जो है पास हो करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 31, सिद्धेश्वरी के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए करके है। तो सिद्धेश्वरी का एक छोटा सा परिवार है, उसमें सिद्धेश्वरी पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद, बड़ा बेटा रामचंद्र, मंझला मोहन और तीसरा प्रमोद रहते हैं। सिद्धेश्वरी गृहिणी है, परिवार की आमदनी के अनुसार परिवार निभाती है। चंद्रिका प्रसाद घर का मालिक है, पहले मकान किराया नियंत्रण विभाग में नौकर था, अब आर्थिक मितव्यय की दृष्टि से उसे नौकरी से छटनी की गई है, दूसरी नौकरी की तलाश में है। उम्र लगभग 45 वर्ष पर लगते हैं 50-55 के। बड़ा बेटा एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडिंग का काम सीखता था, पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। मंझला लड़का इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा है। तीसरा लड़का 6 वर्ष का बालक है, तबीयत ठीक नहीं रहती, खटोले पर पड़ा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिद्धेश्वरी मतलब दोपहर का जो भोजन है उसका जो यहाँ पर कहानी है, उसमें जो परिवार है उसका परिचय यहाँ पर आपको देना है। तो सिद्धेश्वरी क्या है, यहाँ पर एक गृहिणी है, वो कैसे जैसे तैसे भी जो है जो बजट उनका है तो उसी में वह अपनी घर चलाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करती है, और उसके साथ साथ अपने घर वालों का भी अच्छे से ख्याल वहां रखती है। तो पति को जो है कुछ महीने पहले ही यहाँ पर काम से निकाल दिया गया था, सरकारी काम था, निकाल दिया गया था, तो वो दूसरे काम की तलाश में है। बड़ा बेटा रामचंद्र जो है यहाँ पर प्रूफ रीडर का काम अभी सीख रहा है, तो कमाई भी नहीं हो रही है उसकी। तो ऐसे में मंझला लड़का मोहन अभी क्या है प्राइवेट में हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए देख रहा है, वो भी 18 साल का है। फिर जो छोटा बहुत ही छोटा बच्चा प्रमोद जो है वह सिर्फ 6 साल का है, वो बीमार रहता है। तो ऐसे यहाँ पर परिवार का वर्णन जो है संक्षिप्त में करना है। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं 5th में मतलब वाक्य शुद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 32 मतलब यहाँ से जो है आपको ग्रामर या फिर रचना भाग जो है रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई कहा कि सरला अच्छी गाती है इसलिए सरला को भाई ने 1000 रुपए दिया। तो यहाँ पर वाक्य शुद्धि मतलब 2 वाक्य भी आपको कंटिन्यूअसली दे दिया है, तो यहाँ पर 2 अंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी ने कहा कि सरला अच्छी गाती है, किसी ने, कोई नहीं, एक्चुअली क्या है, किसी ने कहा कि सरला अच्छी गाती है। तो आगे क्या है, इसलिए सरला को भाई ने 1000 रुपए दिए, दिया नहीं दिए। इस तरह वाक्य शुद्धि जो है करना है। हो सकता है आपको परीक्षा में अलग अलग 2 भी सेंटेंस जो है दे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए, ये भी 2 अंक के लिए मतलब 1 मार्क ईच 1 मार्क। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या डालना है 33, मुंशी जी हाथ को चाट रहे थे, तो इसे भविष्य काल में आपको बदलना है। तो उत्तर क्या है, एक्चुअली मुंशी जी हाथ चाटेंगे, चाट रहे थे भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, भविष्य काल में आपको फ्यूचर टेंस में बदलना है। तो क्या है, मुंशी जी हाथ चाटेंगे। नेक्स्ट देखिए, राधा किताब लाती है, भूतकाल में बदलिए। तो ऐसे में क्या है, राधा किताब लाई थी मतलब इसे पास्ट टेंस में लाई थी करके यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अन्य लिंग रूप, तो ये भी 2 अंक के लिए मतलब ईच 1 मार्क। तो बालक है, ये एक प्रश्न है बालक, तो उत्तर क्या है, बालिका। तो यहाँ पर चूहा प्रश्न है, तो चूहा का यहाँ पर अन्य लिंग रूप क्या है, चूहिया है। नेक्स्ट देखिए, अन्य वचन रूप लिखिए।
तो ये भी 2 अंक के लिए है। तो यहाँ पर ईच 1 मार्क है। तो छात्र है, तो छात्र का अन्य वचन क्या हो सकता है? देखिए छात्र मतलब ही स्टूडेंट्स है, एक्चुअली छात्र मतलब ही स्टूडेंट्स है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स, छात्र छात्र ही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर केला दिया है, केला मतलब केले, तो केला का यहाँ पर बहुवचन क्या है? केले है। केला यहाँ पर एक वचन में है, तो अन्य वचन मतलब बहुवचन में केले करके कहते हैं, तो 2 अंक है। नेक्स्ट समानार्थक शब्द लिखिए, 2 अंक के लिए है, मतलब ईच 1 मार्क। तो सूर्य ये प्रश्न है, तो सूर्य के यहाँ पर अन्य समानार्थक रूप क्या है? भास्कर है, सूरज है, भानु भी लिख सकते हैं, रवि भी लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट नदी है प्रश्न, तो सरिता है, और तरंगिणी है, चाहे तो आप तटिनी भी लिख सकते हो। तो ऐसे समानार्थक शब्द आपको पूछेंगे आगे प्रश्नों में, तो ऐसे में वहां पर भी एक एक सही उत्तर के लिए 1 1 अंक रहता, तो 2 अंक के लिए समानार्थक शब्द पूछेंगे। आप देख सकते हैं अन्य लिंग, अन्य वचन, समानार्थक शब्द सभी जो है 2 2 अंक के लिए आपको पूछेंगे। यहाँ पर क्या है? काल परिवर्तन भी 2 अंक के लिए आपको पूछेंगे, वाक्य शुद्धि भी 2 अंक के लिए आपको पूछेंगे। नेक्स्ट 6th में निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वो सभी हो गया, अभी ग्रामर पार्ट, व्याकरण भाग, वह भी क्या है? रचना भाग यहाँ से शुरू होगा। तो रचना भाग कुल आपको 15 अंक के लिए रहेगा, तो उसमें पहले यहाँ पर अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखना है, तो ऐसे में यहाँ पर 5 अंक के लिए है। देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप 5 अंक ले सकते हो, समझो आपके हाथ में ही 5 अंक है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको सोचकर देखकर जो है आंसर लिखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 में करके भी लिखना है, आ करके भी लिखना है, उसमें फिर 37 क्वेश्चन नंबर भी डालकर उसमें से 1 2 3 करके बाद में प्रश्न आएंगे, तो उसके उत्तर जो है आपको लिखते जाना है। तो पहले यहाँ पर पैराग्राफ क्या है पढ़ लीजिए, पैसेज। श्री मल्लिकार्जुन शिवयोगी 1976 में महाराष्ट्र के जत्ता में प्रवचन दे रहे थे। हजारों लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आ रहे थे। एक दिन उनके प्रवचन के साथ स्थान पर 4 हत्यारे आ गए। रात के समय किसी की हत्या करने की योजना बना रहे थे। तब तक प्रवचन सुनने का फैसला किया। उस दिन श्री शिवयोगी जी ने प्रवचन में यह उपदेश दिया कि किसी को भी दुखित करना नहीं चाहिए, किसी के घर को तबाह ना करने वाला ही परम पवित्र है। श्री जी ने अहिंसा तत्व पर ऐसा जबरदस्त प्रवचन दिया जैसे नारद जी ने वाल्मीकि को दिया था, जैसे बुद्ध अंगुलीमाला को दिया था। और भी आगे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हत्यारों पर इस प्रवचन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस दिन हत्या ना कर घर लौटे। दूसरे दिन स्नान पूजा आदि समाप्त कर जैसे श्री शिवयोगी बैठे थे, ये हत्यारे आकर उनके चरण स्पर्श करने लगे। पूजनीय शिवयोगी जी जैसे ही मुस्कुरा रहे थे, हत्यारे अपनी गलती बताकर माफी मांगने लगे। हत्यारों ने कबूल किया कि जो पाप करता है उसके कर्मों को स्वयं भुगतना है, जैसे करनी वैसी भरनी। देखिए तो ऐसे यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ देंगे, आगे आप देख सकते हैं प्रश्न करके उसी के नीचे प्रश्न पूछेंगे, यहाँ पर उत्तर भी डलवाया है। तो ऐसे में एक एक प्रश्न आपको पढ़ते जाना। देखिए यहाँ पर लेखक ने श्री जी के प्रवचन की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर किससे की थी? आपको वहां पर बताया गया था ना कि ऐसे जबरदस्त जो है यहाँ पर उन्होंने प्रवचन दिया कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या है यहाँ पर अहिंसा तत्व पर ऐसे दिया कि क्या है वाल्मीकि को किस तरह यहाँ पर नारद मुनि ने दिया था, और उसके साथ साथ बुद्ध ने अंगुली माला को दिया था। देखिए नारद जी ने वाल्मीकि को प्रवचन दिया और बुद्ध ने अंगुली माला को। तो आंसर क्या लिखना है यहाँ पर आपको? लेखक जी ने प्रवचन की तुलना नारद और बुद्ध से की है, नारद और बुद्ध से जो है की है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं निशा शब्द के लिए अनुच्छेद में लिखित पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निशा मतलब एक्चुअली रात है, तो रात में वह क्या है यहाँ पर किसी की हत्या करने के लिए आए थे ना, तो रात में करके आया है, तो रात। नेक्स्ट पाप का विलोम शब्द लिखिए। पाप का विलोम शब्द क्या है? पुण्य है। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड। शिवयोगी जी ने किस पर प्रवचन दिया? देखिए वहां पर है ना अहिंसा तत्व पर ऐसे जबरदस्त प्रवचन दिया करके, तो अहिंसा तत्व पर। नेक्स्ट उपयुक्त कहानी से आपने क्या सीखा? जो पैराग्राफ पैसेज वहां पर दिया था, क्या सीखा? यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए यही पर दिया है कि जो पाप करता है उसके कर्मों को स्वयं उसे भुगतना है, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। यही तो यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है ना। जो पाप करता है उसको कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है, तो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो इस तरह जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरह 5 भी सही उत्तर आप वहीं पर रहता है, आसानी से सोचकर ढूंढकर आप उत्तर जो है लिख सकते हैं, और ऐसे आप 5 अंक भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पत्र दिया गया है।
5 अंक के लिए। तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 38, धनुष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश जाना चाहता है, माता इसका विरोध करती है, वह नहीं चाहती कि अपना बेटा विदेश में पढ़े। बेटा माँ को समझाता है कि विदेश में पढ़ने ज्यादा खर्च उठाने की जरूरत नहीं है, छात्रवृत्ति भी मिल जाती है, फिर भी माता सुनने के लिए तैयार नहीं है। धनुष के पिताजी अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। धनुष की बहन धनिया है जो चाहती है कि भाई विदेश में पढ़े। धनिया बनकर आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर मानो धन्या जो है अपने पिता को यहाँ पर एक पत्र जो है लिखेगी। तो ऐसे पत्र जो है मतलब इनफॉर्मल लेटर जो है आपको लिखना है। तो वहां पर आप देख सकते हैं प्रेषक के यहाँ पर पहले क्या है, प्रेषक मतलब जो फ्रॉम मतलब कौन पत्र जो है पर लिख रहा है फिर भेज रहा है, तो उसकी यहाँ पर पता लिखनी है। फिर उसके बाद पूज्य पिताजी संबोधन जो है यहाँ पर लिखना है, पूज्य पिताजी प्रणाम करके। फिर उसके बाद आशा है कि आप वहां सकुशल हो, यहाँ पर हम सभी सकुशल हैं। आपको पत्र लिखने का कारण यह है कि धनुष उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहता है, मगर माँ को यह पसंद नहीं है। मैं और धनुष माँ को समझाकर हार गए हैं, कृपया आप माँ को मना लो। अगर धनुष विदेश में पढ़ाई करेगा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। तो इस तरह यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। फिर और एक देखिए पर आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। तो ऐसे लिखते हुए यहाँ पर सेवा में है, देखिए मैंने यहाँ पर एक्चुअली आबा का करके दिया है, चाहे तो यहाँ पर आप धन्या करके, क्योंकि वहीं पर ऑलरेडी दिया है। मगर ज्यादातर अगर आपको वहां पर नाम नहीं देते हैं तो ऐसे ही कोई सिर्फ विषय देकर पत्र लिखने के लिए बता देते हैं, तो आपको कभी भी नाम जो है नहीं लिखना है। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, दूसरों का नाम लिखते हैं। देखिए आपका भी नहीं, दूसरों का भी नहीं, किसी का भी नाम नहीं लिखना है। किस तरह आप इंग्लिश लेटर में XYZ करके लिखते हो ना, तो ऐसे हिंदी में अबाका करके लिखना है, लॉस एंजलिस अमेरिका करके यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका में उसके पिता काम करते थे ना धन्या के, तो यहाँ पर लिखा है। फिर आपकी प्रिय पुत्री अबाका करके ही वहां पर लिखा है। तो इस तरह पत्र जो है यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 5 अंक के लिए। अकेले पत्र को 5 मार्क्स जो है पर रहता है, उसमें कहाँ पर क्या क्या लिखना है अच्छे से अगर आप लिखेंगे बिना गलती के तो पूर्ण रूप से 5 अंक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक एक के लिए एक एक अंक, मतलब 5 यहाँ पर अनुवाद के लिए दिया रहता है। अनुवाद मतलब क्या है, ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेट करना। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, कन्नड़ा में और इंग्लिश में जो है आपको क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है देते हैं, सेंटेंस जो है देते हैं, तो उसे हिंदी में आपको अनुवाद करके यहाँ पर लिखना है। देखिए होद वर्ष नावु पेटेगे होगिद्देवु, वी हैड बीन टू सिटी लास्ट ईयर। तो इसके यहाँ पर अनुवाद करके कैसे लिखना है, पिछले साल हम शहर गए थे। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು, इन दिस कंट्री सिटीजन्स आर द रियल किंग। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, इस देश में प्रजा ही प्रभु है। नेक्स्ट देखिए, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು, गिव माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, आपके माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तो नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, ನೀನು ಇವತ್ತೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವೆಯಾ, विल यू आस्क क्वेश्चंस टुडे इटसेल्फ, तुम आज ही प्रश्न पूछोगे, क्वेश्चन मार्क है देखिए, है ना। नेक्स्ट, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और लहर किसी का इंतजार नहीं करते। मतलब यहाँ पर प्रश्नों के साथ आपको समझाने के लिए उत्तर मैंने यहाँ पर दिया। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 39 है ना, तो 39 क्वेश्चन नंबर, फिर उसमें 1 2 3 4 5 वो लिखकर सिर्फ हिंदी में जो अनुवाद करके आप लिखते हो उत्तर जो है आपको लिखना है। इस तरह अच्छे से क्वेश्चन नंबर डालकर अच्छे से जो है पर आपको उत्तर लिखते जाना है, नीट से लिखना है, काट चाट नहीं करना है। क्या है, काट चाट नहीं करना है, नीट से यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरह देखिए ये आपकी क्वेश्चन पेपर है। तो ऐसे में यहाँ पर एक सलाह देना चाहती हूँ, आप अंग्रेजी में पढ़कर यहाँ पर आप अनुवाद करके लिखोगे, उससे भी एक जरूरी बात क्या है, एक्चुअली में कन्नड़ा जो है अगर उसमें अगर आप पढ़कर लिखेंगे तो क्योंकि उसमें वाक्य रचना कन्नड़ा और हिंदी का सेम रहता है, देखिए, और कुछ शब्द भी कुछ सेम ही रहते हैं, तो आपको आसानी होगी ट्रांसलेट करने के लिए। देखिए समय या समय है ना, और भी क्या है यहाँ पर प्रश्न प्रश्न, तो इस तरह कुछ शब्द सेम रहते हैं मगर पूरे नहीं, और वाक्य रचना मेन क्या है पर वाक्य रचना जो है सेम रहता। तो इसीलिए एक बार कन्नड़ा में भी पढ़ो, एक बार अंग्रेजी में भी पढ़ो, बाद में सोचो, माइंड में पहले आंसर फॉर्म करो,
पहले आपको जब लगेगा कि हाँ ये अनुवाद जो मैंने किया है वो सही है, फिर बाद में आपकी उत्तर पत्रिका में मतलब आपके आंसर स्क्रिप्ट में आंसर जो है लिखना है। तो ऐसे लिखने पर क्या होगा, वहां पर काटछाट नहीं होगा। तो इस तरह जब आपको पहले ही प्रश्न पत्रिका जो है मतलब क्वेश्चन पेपर जो है देंगे, तभी क्या करना है आपको, मन में ही पूर्ण रूप से अच्छे से, देखिए सिर्फ 80 मार्क्स के लिए 3 घंटे का समय जो है रहता है, आसानी से अच्छे से आप लिख सकते हो। तो ऐसे में क्या है, हड़बड़ी करके काटछाट करके कुछ गलत मत लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे में आप आराम से पहले ही, इसीलिए 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर देकर रहते हैं। तब क्या करना है आपको, हर एक मेन में क्या है क्वेश्चंस देखना है, उसमें कौन सा इजी है, मतलब पक्का आप कौन से प्रश्न के उत्तर जो है लिख सकते हैं, इसे डिसाइड करना है। और मन में ही वहां पर टिक मार के फिर ऐसे भी मत लिखो, वहां पर आंसर क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखने की गलती मत करो, क्योंकि वो भी कॉपी करके कंसीडर होगा। इसीलिए तो तब आपको सिर्फ मन में ही तय करना है कि हाँ इस मेन में मैं इन प्रश्नों का उत्तर जो है लिखूंगी। तो ऐसे करने पर आंसर सभी वहां पर फिर से याद करने पर अच्छे से समय, इसीलिए 15 मिनट देकर रहते हैं। फिर बाद में आपका समय जब से शुरू होता है, आपको अच्छे से एक के बाद आपको लिखते जाना चाहिए। चाहे तो क्या है, यहाँ पर पहले जो फर्स्ट मेन रहता है मतलब मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, उससे पहले आप लिख लो। बाद में चाहे जो भी आपको इजी लगे उसे क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालकर जो है लिखते जाना है। धन्यवाद।